हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मेरा नाम है नील कमल सिंह एनकेएस सर। मैं पिछले 11 सालों में मैंने कोटा में नीट के टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक्स को पढ़ाया है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी शामिल है। ये जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, चैप्टर वाइज फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए है जो अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के साथ। आइए चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का क्लास 11th का स्टार्ट करें, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसमें हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, कुछ एक दो डेरिवेशन डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स होंगे मोस्टली यहाँ पर। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ऐसा कहता है, फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ इज। अगर एक्सटी ग्राफ बनाया जाए, एक्सटी ग्राफ बनाने में आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, ये इसकी जानने की इच्छा है। तो अगर आप यहां पर बात करेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो आपको इक्वेशन लिखनी चाहिए एक्स और टी में। अगर एक्स और टी में आप इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप इक्वेशन जानते हैं। ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टी में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो जब भी क्वाड्रेटिक बनती है तो बनने वाली शेप पैराबोला होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो एक्सटी ग्राफ होगा उसकी शेप पैराबोला होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबोला। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सटी ग्राफ की जगह वीटी ग्राफ अगर पूछता, तो आपको पता है कि वीटी ग्राफ जो होता है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन पता होता है। अगर वीटी ग्राफ पूछा होता तो ये y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एम इंटू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो टाइम एक्सिस ये गई, y एक्सिस पर वेलोसिटी है, तो वीटी ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उस केस में अगर यहाँ पर वीटी ग्राफ के बारे में पूछा गया होता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर पैराबोला आपने पहले ही टिक कर दिया है, बहुत अच्छे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है वो ऐसा है, अ गोल्फ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। रेस्ट से छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कैलकुलेट द पोजीशन इन मीटर ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसकी इस इनिशियल पोजीशन से यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ है, t की तरह बन जा भाई, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसने हमसे जाना है कि यहाँ पर ये कितना नीचे चल के आ गया होगा, ये हाइट बता दीजिए। अब जहां से ड्रॉप किया गया है उसको अपन ने रेफरेंस मान लिया। तो अगर आप इसको रेफरेंस मानेंगे तो यहां से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन आप जनरली निगेटिव मानते हैं, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, इसीलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन इसके आपको निगेटिव में दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है या 9.8 लेनी है, तो आपको जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 9.8 लेनी है, अगर बोल दिया गया जी की वैल्यू 10 लेनी है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम h निकाल लेंगे। h होता है मेरे पास y डायरेक्शन में, मैंने फॉर्मूला लगा दिया एक, वाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह मैंने h रख दिया क्योंकि y डायरेक्शन में h है। u की अगर बात करी जाए तो इनिशियल जीरो है, एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ होगा तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस हाफ, जी की जगह 9.8 डाल देंगे और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9.8 इंटू टू, ये 4/2 2 हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपके पास माइनस का 19.6 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर ना एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखेंगे क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9.8 के लिए एग्जैक्ट आंसर आप देखें तो हर आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई भी आंसर दो क्लोज नहीं है। तो जी की वैल्यू 10 लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 10 और 9.8 में जो डिफरेंस आएगा हाइट में बहुत कम आएगा, तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर लीजिए। तो हाफ जी, जी की जगह 10 डाल दो, 2 का स्क्वायर तो 20 हो जाएगा। 20 से कम होना चाहिए क्योंकि मैंने 10 लिया है
तब 20 आंसर है। 9.8 लेंगे तो 20 से थोड़ा सा कम, मतलब 19.6। इसका एक तीसरा मेथड भी है जो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। वो मेथड है, आप लोगों ने ये पढ़ रखा था कि अगर अपन रेस्ट से किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने पे वो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में जो भी डिस्टेंसेस चली गई हैं वो 1:3:5:7:9 ऑड मल्टीपल और इंटीजर के रेशियो में होती हैं। तो आपने यहाँ पर 2 सेकंड की बात करी है ना, तो 2 सेकंड की बात करेंगे तो देखो भाई, ये आपकी फर्स्ट सेकंड हो गई और ये आपकी सेकंड सेकंड हो गई। फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, तो अगर फर्स्ट सेकंड में x चल रहा है तो सेकंड सेकंड में 3x चलेगा, क्योंकि ऑड इंटीजर होते हैं 1 3 5 7। तो अब आपको याद ये रखना है कि अगर g की वैल्यू 10 ले ली जाए और u की वैल्यू 0 हो, तो u की वैल्यू 0 होने पे g की वैल्यू 10 लेने पे जो x आएगा, मतलब पहले सेकंड में चली गई दूरी, तो वो हो जाएगा ut, u तो 0 ही है तो बनेगा हाफ at²। a की जगह 10 डाल देंगे, t की जगह 1 डाल देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ये जनरली बच्चे, जब मैं इनको क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं याद ही करा देता हूँ कि पहले सेकंड में 5 है तो अगले सेकंड में 10, 15, 25, 35, 45, 10-10 के डिफरेंस में हर एक की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो अगर 5 चला है, x की वैल्यू 5 है, तो अगले में कितना हो जाएगा 15, तो 15 और 5 कितना हो गया 20। तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 20 के नियर बाई 19.6। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोफेशनल तरीका बता दिया, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि आप चाहें तो सीधा 1:3:5:7 लेके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको सोल्यूशन लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर सब्जेक्टिव होता तो मैं प्रॉपर इसका इसी तरीके से सोल्यूशन लिखता जैसा कि मैंने यहाँ पर बता रखा है। फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमको पहले क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ के हम उस थ्योरी से फिगर में कन्वर्ट करें। मैंने इस थ्योरी से इसको पहले फिगर में कन्वर्ट किया, देन क्या क्या डेटा दिया है वो मार्क किया, और उसके बाद फिर मैंने इक्वेशन लगाई, सबसे लास्ट में कैलकुलेशन होती है। इस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा आंसर इसका 19.6 है, अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं वो है अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बस है, तो अपन ने एक बस बना ली, प्यारी सी बस बना लेते हैं। बस में तो खैर 2 ही पहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं बनाने। तो ये बस हो गई, अच्छी बनी है, इसमें खिड़की बना देते हैं 2-3। तो बोल रहे हैं बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट करी तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और इसका जो एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे। फिर कह रहा है अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस। अच्छा, इससे 48 मीटर पीछे एक बच्चा है, तो यहाँ से एक पर्सन है जो कि इससे 48 मीटर पीछे है, तो मैंने इससे यहाँ पीछे 48 मीटर पीछे मैंने एक लड़का बना दिया। अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड से चलना चाहते हैं, चल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इनके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ये लगातार चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे। तो हमसे कह रहा है कि देन द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस। सुनो एक बात को, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर इसमें बता दो इसमें डेप्थ क्या है क्वेश्चन में। आपने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया तो ये लड़का चलेगा, बस आगे है, लड़का पीछे है, बस की वेलोसिटी इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन है, तो बस धीमे धीमे वेलोसिटी को गेन करेगी। जैसे ही बस धीमे धीमे वेलोसिटी को गेन करेगी तो लड़का तो पीछे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो लड़का ये 48 मीटर कवर कर सकता है। तो मुझे ये देखना है कि मैंने मान लिया कि ये टाइम है जहाँ पे थोड़ी बस की शेप बदल गई है, बस भी यहाँ आ गई और ये अपना जो लड़का है ये भी यहाँ पर आ गए, ये दोनों एक ही जगह आ गए। तो इनिशियली ऐसी थी, एक टाइम पर लड़का अब बस को क्रॉस कर रहा है, तो t इज इक्वल टू टी टाइम में ऐसा हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे वाइट वाला फ्रेम है, t इज इक्वल टू टी पे t वाला फ्रेम है। तो इस लड़के को यहां से लेके यहां तक आने में t टाइम लगा, और इस बस को यहां से लेके यहां तक आने में t टाइम लगा। इस बात को समझना, बस को तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक चलना है, लेकिन लड़के को यहाँ पीछे से लेके आगे तक चलना है, और दोनों को ही t टाइम में पहुंचना है, तभी एक वक्त में एक साथ पहुंचेंगे।
वो कैसे इसको पकड़ेगा? तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस s1 है और ये वाली डिस्टेंस s2 है। तो जो s2 डिस्टेंस है वो उस लड़के के लिए है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो s2 मुझे पता चल गया 10 इंटू टी। मेरे लिए पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के बारे में सोचा जाए तो सेकंड इक्वेशन ऐसा कहेगी कि भाई हम बस के लिए बना लेते हैं। तो बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? s1। इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, प्लस इसके पास खुद का एक्सेलरेशन है वन। वन ही है ना? हाँ। और इसे टाइम कितना मिल गया? टी स्क्वायर। तो ये s2 हो गया मेरे पास टी स्क्वायर बाई टू। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि यार पहले ये टाइम बता दो ऐसा होगा कब। तो हमने कहा कि देखो भाई हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं s2 को लिखना चाहूं तो s2 कैन बी रिटन एज 48 प्लस s1। सोच के देखो, ये s2 इस 48 प्लस s1 का समेशन है। तो यहां पर s2 की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर बाई टू, वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू 48 प्लस s1 की जगह मैंने रख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। s2 की जगह s2 की वैल्यू है 10t और s1 की वैल्यू है टी स्क्वायर बाई टू। तो मैंने उन इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस का 10t प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि सॉल्व करना आसान रहे। तो टी स्क्वायर माइनस 20t, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करना तो आसान है, ये तो बचपन में सीख रखा है। यहाँ पर 96 के फैक्टर कर देंगे तो वो 12 इंटू 8 हो जाएगा 96। तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 12। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बन गया फैक्टर, t माइनस 12 को कॉमन ले लिया, इधर t माइनस 8 बच गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम की दो वैल्यू आ रही हैं। अगर आप देख पाएँ तो टाइम की दो वैल्यू आ रही है। एक तो आ रहा है टाइम की वैल्यू आ रही है 8 सेकेंड और एक वैल्यू आ रही है 12 सेकेंड। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है 8 सेकेंड वाला, 12 सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं दिया है। तो एक्चुअल में हो ये रहा होगा कि पहले लड़का तेज चल रहा था, बस धीमे चल रही थी, लड़का पीछे था, तो लड़के ने पहले बस को कैच किया, ठीक है। उसके बाद लड़का आगे निकल गया, अब बस पीछे रह गई। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे पहली बार लड़का इस बस को कैच करेगा, लेकिन 4 सेकंड के बाद जब लड़का बस से आगे चला गया, सिंस बस के पास एक्सेलरेशन है तो बस अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, फिर वो लड़के को ओवरटेक करेगी। तो पहले मैन ने बस को ओवरटेक किया है, बाद में बस मैन को ओवरटेक करेगी। जब मैन ने बस को ओवरटेक किया तो पहली बार हुआ, तो इसका मतलब एक फैक्टर जो आया वो 8 सेकंड पे ऐसा हुआ। 12 सेकंड पे बस आदमी को ओवरटेक करेगी क्योंकि अब आदमी आगे है और बस पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर बन जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर इसका 8 है। ये इन डेप्थ एनालिसिस था, आपके समझ में आ गया होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर 8 सेकंड है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t माइनस 4t स्क्वायर with x in meters and t in seconds. Determine its position in meter at the instant it changes direction. भाई साहब, डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन आ जाए तो क्या मजेदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ये बताओ कि डायरेक्शन चेंज जब होगी उस वक्त इसकी पोजीशन क्या होगी। तो पहले तो ये पता करो डायरेक्शन चेंज क्या होती है। तो जैसे आप सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अब आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और आप चलना आपको स्ट्रेट लाइन में ही है। तो आपके पास, अरे भाई, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है कि आप यहीं से रिवर्स हो जाएं, क्योंकि आपको चलना स्ट्रेट लाइन पर ही है, आप इधर उधर तो जा नहीं सकते, पाथ को चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि भाई अगर कोई भी आदमी सीधा जा रहा है और उसके बाद अगर वापस लौट के आ रहा है, मतलब मैं यहां से चला सीधा और फिर उसके बाद में वापस लौट के आया, तो आपने देखा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है मेरा, मैं यहां तक गया और उसके बाद वापस लौट के आया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मेरी 0 हो गई है। तो जब भी कोई भी पार्टिकल रिवर्स आएगा
या इसको यू टर्न भी बोल सकते हैं, रिवर्स आएगा या यू टर्न लेगा, तो उस केस में एक मोमेंटरली रेस्ट की कंडीशन आएगी, आदमी रुकेगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो भाई साहब यहां पर आदमी की वेलोसिटी कर देते हैं जीरो। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जब इसने यू टर्न लिया है, तभी तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी चाहिए। तो हमें पता है वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी। एक्स मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, दैट इज 2 का डिफ्रेंसिएशन जीरो, 3t का 3, माइनस 4t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 8t। जिनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है भैया सीख लो, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो 3 माइनस 8t आपकी वेलोसिटी हो गई। अब आप कह रहे हो कि भैया अगर आपको यू टर्न चेक करना है तो ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कब जीरो है। दैट इज 3 माइनस 8t को मैंने जीरो किया तो टाइम की वैल्यू 3/8 सेकेंड पे मुझे पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। 3/8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो बस यही टाइम पे मुझे पोजीशन चाहिए। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t माइनस 4t स्क्वायर में t की जगह कितना डाल देना है, एट t इज इक्वल टू 3/8 डाल देना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके पास तो ये पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हाथ पैर चलाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड का टाइम है, चलो करो। आप लोग खुद करिए। 4 इंटू 9/8 इंटू 8 ऐसा लिख लेंगे। तो 4 से ही चला गया 2, तो 9/16 हो गया। तो 2 प्लस 9 कॉमन ले लो तो 1/8 माइनस 1/16। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इतनी देर में आप अपना भी सॉल्व कर रहे हैं उधर। दैट इज 2 प्लस 9, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/16। मतलब ये 2/16 माइनस 1/16, तो 2 माइनस 1 1/16, तो 9/16 हो गया। इसको कर देंगे तो 32, एलसीएम लेके 32 प्लस 9/16, 32 और 9 होते हैं 41 डिवाइडेड बाई 16। आजा भाई, हाँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 दूनी 32, 16 × 48, 32 और बचा आपके पास 8 और 1 9, 16 पंजे 80, तो 2.56 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों का भी सेम आ रहा है, आप लोगों ने भी सही सॉल्व किया होगा, कैलकुलेटर पे भरोसा तो है आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर इज 2.56, बहुत अच्छे, आप लोगों का भी सही आया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के बिना कॉन्सेप्ट मजा नहीं आएगा। अ ट्रक ऑन अ स्ट्रेट रोड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerating at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर until it reaches a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे। एक ट्रक ने अपने मोशन को स्टार्ट किया तो पहले उसकी ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फिर लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने कहा ओके, until it speeds reaches at a 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी फाइनल स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, यहां तक वो एक्सेलरेट किया। देन द ट्रक ट्रेवल्स फ्रॉम 20 सेकेंड एट कांस्टेंट स्पीड। तो भाई ये घटना घट गई, इसके बाद ये v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक चला है। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में एक्सेलरेट हुआ, दूसरे पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, until the brakes are applied stopping the truck in a uniform manner in an additional 5 सेकेंड। मतलब अगले 5 सेकेंड में इसने क्या किया कि अपनी जो लास्ट वाले के लिए, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, सडनली ब्रेक लगाए, तो जो लास्ट वाला मोमेंट है उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, और रोक दिया फाइनल, तो फाइनल कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड में, ऐसा उसने कर दिया। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द ट्रक फॉर द मोशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मस्त कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो एक लाइन याद करो, जब भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन साथ आ रहे हो तो क्वेश्चन को ग्राफ से करना है, हमेशा क्वेश्चन सही होगा, इजी होगा, जल्दी हो जाएगा।
जब भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन एक साथ आ रहे हों तो क्वेश्चन को हमेशा ग्राफ से करना है। ग्राफ भी कौन सा बनाना है? वीटी ग्राफ। देखो कैसे, पहले तो क्वेश्चन समझ गए आप कि भाई ट्रक टी बराबर 0 पे शुरू किया, इसके ये वी 20 मीटर पर सेकंड तक जब तक इसकी वेलोसिटी नहीं हो गई तब तक ये शुरू में एक्सेलरेट हुआ, फिर इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, वापस से डी एक्सेलरेट हो गया और अल्टीमेटली रुक गया। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ग्राफ से, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले वीटी ग्राफ बना लीजिए, ठीक है, पता चल गया वीटी ग्राफ। अब आपको ये पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी घट रही है तो उस केस में लाइन ऐसी बनेगी। ये दोनों बात समझ में आ गई। इस पहले वाले पोर्शन में जब ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है मैं ये पता कर सकता हूँ ये ट्रक कितनी देर के लिए एक्सेलरेट किया, तो मैंने पहले लगा दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड इसकी 20 तक इसने अचीव कर ली है, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलरेशन इसके पास 2 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे टाइम पता चल गया कि इसने 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया है। तो इतना समझ में आ गया मेरे कि भाई शुरू के 10 सेकंड के लिए इसने एक्सेलरेट किया और इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी 20, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में बोल दिया। आपका 33.33% क्वेश्चन हो गया, 1/3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसने बोला कि भाई मैं तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, कि कितनी देर चले, कि 10 सेकंड चले, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल गया 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड ही है ना, यस। तो 10 सेकंड तो यहां हो गया, इसमें प्लस 20 करेंगे तो यहां पर लिखूंगा मैं 30, ठीक है, 10 + 20 30, तो यहां पर मार्किंग हुई 30 की। फिर उसने बोला है कि यार जो हमने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से ट्रक रुक गया, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसलिए ये भी स्ट्रेट लाइन है और अल्टीमेटली रुक गई। तो एक्सटी वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्लियर। और अल्टीमेटली रुक गया। ऐसा कितनी देर में किया, तो बोला 5 सेकंड में किया, तो 30 + 5 कितना हो गया, 35। आपके सामने पूरा ग्राफ बन गया, एकदम आसानी से बन गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को। अब उसने मुझसे जो भी पूछा है मैं सब कर सकता हूं। उसने कहा कि भैया व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछता हूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए रहेगा क्योंकि डायरेक्शन की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। तो ये मेरा वी एवरेज आ गया मेरे पास, ये मुझे चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बस हो गया काम। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, बस ये निकालना है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम आपने निकाल लिया, टोटल टाइम आपका 35 सेकंड है, पहले ही मार्क कर दिया है आपने। एरिया निकाल लेना है। ये एक ट्रेपेजियम है, क्यूट सा ट्रेपेजियम, आपको समझ में आ रहा होगा। इस ट्रेपेजियम को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिख रहा है क्या ग्रीन कलर? हाँ दिख तो अच्छा रहा है। तो वी एवरेज, ट्रेपेजियम के एरिया होता है हाफ समेशन ऑफ द पैरेलल साइड, दैट इज 35 प्लस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास है 20, तो ये 35 + 20। बेटा फॉर्मूला ही बेसिक तो सारे याद ही होने चाहिए। तो 35 + 20 इंटू सेपरेशन बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 20 है, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम है 35। हो गया क्वेश्चन खत्म, इसको बस सॉल्व करो, सीधा आंसर। तो ये ऊपर आपके पास हो गया 35 + 20 55, 55 इंटू ये 10 बार कट जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। तो जाएगा 5 × 7 = 35 और 11, तो आंसर हो जाएगा 110/7। 110/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो 110/7 इनमें से जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 7 × 5 = 35, तो लगभग 15.7 इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 15.7 आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी तो देख लें। 15.7 बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया भाई।
इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो भाई साहब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्सटी ग्राफ दो तरीके से स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दोनों ही पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नॉन जीरो है, क्योंकि स्लोप नॉन जीरो है। अपने को पता है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जीरो है, ये दोनों ही बातें। तो अगर कहीं भी एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पक्की बात है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जीरो या नॉन जीरो वो अपन ग्राफ देख के बता सकते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, गंदी बात, ऐसा नहीं है। द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ये भी गंदी बात। वेलोसिटी जीरो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। तो इसका आंसर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब बिल्कुल सही, अरे वाह बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ट्रक हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट एक्सेलरेट एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन सीइंग पुलिस। भाई साहब एक ट्रक है तो ट्रक बना देते हैं, सही बनना भाई, वाह वाह वाह, मैक्सिमस प्राइम जूता लग रहा है। ट्रक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पे। इट एक्सेलरेटेड 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट एक सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन पता चल गया। इसने पुलिस को देखा, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। व्हाट इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या होगी? क्या घटिया क्वेश्चन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आसानी से कर देंगे बच्चे। v पूछा है, u की वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन 3 है, टाइम 2 सेकंड है, तो आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं। अभी तक अच्छे क्वेश्चन कर रहे थे। नो, अगला क्वेश्चन। A stone thrown from the top of a building is given an initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड straight upward। बहुत अच्छे। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया और वेलोसिटी अपन ने इसको दे दी 20 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर जाके नीचे आएगा पत्थर, तो पत्थर का काम ही है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। डिटरमाइन द टाइम इन सेकेंड्स एट विच द स्टोन रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर ये कब पहुंचेगा ये जानने की इच्छा है। तो मैक्सिमम हाइट पर कभी भी पहुंचेगा अगर इसके पास मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती तो और ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब उस हाईएस्ट पॉइंट पे पहले पत्थर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी है। वो पॉइंट यू टर्न का है, वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दे दी। इसने सिर्फ यहां से लेके यहां तक का टाइम पूछा है, वो भी सिर्फ अपवर्ड जर्नी का, कि हाईएस्ट पे कब पहुंचा। आसान क्वेश्चन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्वेश्चन में 9.8 दे दिया। आपने ऊपर की तरफ सारी वेलोसिटी मानी है, तो ऊपर की डायरेक्शन को जनरली पॉजिटिव, अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, इसकी वजह से -9.8 डायरेक्शन याद रखना, इंटू टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 9.8। सर इसको कैसे सॉल्व करें? तुम 10 मान के सॉल्व कर लो, आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो आंसर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2.04 सेकेंड। ये हो जाएगा 2.04 सेकेंड, खत्म। ठीक है, इस तरीके से सोच लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये 2.04 सेकेंड आंसर आएगा। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एमसीक्यू मैंने खत्म कर दिए। अब जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ का मतलब है आधी डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ विद द वेलोसिटी v1 एंड सेकेंड हाफ विद द वेलोसिटी v2। तो पहली अगर टोटल डिस्टेंस s मान लूँ तो आधी चला v1 से और आधी चला v2 से। क्वेश्चन को मैंने किस में बदल लिया? फिगर में। इसके बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी? मीन वेलोसिटी बोल दूं या मैं एवरेज वेलोसिटी बोल दूं, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसने मुझसे वी एवरेज पूछा, ये एवरेज का साइन है। तो एवरेज का साइन क्या है अपन को पता है, ये होता है अगर वेलोसिटी पूछी तो डिस्प्लेसमेंट। चलना भाई, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट ए से सी की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि 1D मोशन है विदाउट डायरेक्शन चेंज। खैर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो s/2 पहले चला, s/2 बाद में चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब टाइम की बात कर लो। यहाँ पर मान लिया मैंने t1 टाइम लगा और इस वाले हाफ में मान लिया मैंने t2 टाइम लगा। t1 टाइम, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आप लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो इसने पहले हाफ में ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज s/2 और उसकी स्पीड है v1। सेकेंड हाफ में t2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है s/2 और सेकेंड हाफ में इसकी स्पीड है v2। तो अपने को इसके बाद यहाँ पे टाइम t1 प्लस t2 रख देना है, दैट इज t1 प्लस t2। इसको आप चाहें तो थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा s/2v1, ये हो जाएगा s/2v2। यहाँ पर s/2 दोनों मिलके बन गए आपके लिए समेशन हो गया, ये ऊपर s बन गया और नीचे हो जाएगा s/2v1 प्लस s/2v2। आफ्टर ऑल कटम पिट्टी, s को कॉमन ले लेंगे तो, और s/2 को ही कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। s से s कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो मेरे पास v एवरेज बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये तो आपने याद भी किया है वैसे फॉर्मूला के तौर पे, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ये पेपर में आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इस चैप्टर से आना होगा तो इस हिसाब से। और वैसे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा रहे, कोई भी बकवास बात नहीं कर रहे। A particle is moving along a straight line and its position is given by the relation x is equal to t cube minus 60 square minus 15t plus 40। तो अपन को x दे दिया, t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 40, बहुत अच्छी बात है, x दे दिया ना। अब क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले वेलोसिटी निकालनी तो पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 60 स्क्वायर का 12t, 2 आगे आ गया, माइनस 15 इक्वल टू 0। इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 15 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सही लग जा, तो 3 तो उधर चला गया, कोई सेंस ही नहीं है इसका। तो टी स्क्वायर 5 के फैक्टर हो गए, माइनस 5t प्लस टी, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लिया, दैट इज t माइनस 5 प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। t माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया t प्लस 1। एक एक फैक्टर को 0 करते जाएंगे तो टाइम की जो वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई 5। टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, इसकी वजह से ये वैल्यू को अपन यूज़ नहीं कर सकते -1 को। टाइम तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। तो 5 सेकंड की बात हो गई कि जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो बोला था टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, तो मुझे पता चल गया वो 5 सेकंड पे ऐसा हो रहा है। पहले का आंसर समझ में आ गया। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट, बहुत बढ़िया, ये भी कर देते हैं। दूसरे पार्ट में मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे इसको पोजीशन चाहिए, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का क्यूब, t की जगह 5 डाल देंगे यहाँ पे, तो 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 5 और प्लस 40, ये आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मीटर में। आप लोगों को मेहनत कराने के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। 5 क्यूब ये 6 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। तो पोजीशन आ गई भाई 5 सेकंड पे। वेलोसिटी कितनी होगी 5 सेकंड पे, वो भी निकाल लेते हैं। तो द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये तो पोजीशन हो गई, बहुत अच्छे, ये तो पोजीशन हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भाई अपने को डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। आप लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिया होगा, या फिर चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत मैं कर देता हूँ आपके बिहाफ पे पेपर में, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, पेपर में आपको खुद ही करना है। ये देखो सॉल्व करने का तरीका देख लो, इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा, 5 माइनस 6,
ये -15 इंटू 5 कितना हो गया 75, और ये हो जाएगा प्लस का 40। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 बचा, ये हो जाएगा माइनस का 1, और 40 में से 35 75 घटाने तो माइनस के 35 बच गए। ये आपके पास सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो ये -25 और माइनस का 35, तो आपके पास बच गया माइनस का 65। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 65। 65 की हुई, 5 हो गई, तो माइनस की 60 ये आपकी पोजीशन आ गई कि x इज इक्वल टू -60 पर ये पार्टिकल होगा कब, जब आपने इसकी वेलोसिटी 0 है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी पोजीशन ये है। दूसरे पार्ट में उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, पोजीशन के लिए तो अपन ने सीधा टाइम की वैल्यू डाल दिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट का सेंस ऐसा है कि जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे पार्टिकल t इज इक्वल टू 5 पे यहां पर था, ये -60 है, तो t इज इक्वल टू 5 पर यहां पर था, यही तो अपन ने पता कर लिया। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने इसको देखा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 0 0, ये सब तो 0 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 40 बची कि नहीं बची, तो x इज इक्वल टू 40 यहाँ आ जाएगा। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 40 पर है, और 40 से इधर माइनस की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने पोजीशन पता कर ली, t इज इक्वल टू 5 पे पोजीशन पता कर ली। इन दोनों का जो डिफरेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चे निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो भाई तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस फाइनल पोजीशन इज -60 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 40, तो जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दैट इज माइनस का 100। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। फिर इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। भैया इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए इसे, तो क्या आपने वेलोसिटी निकाल ली है, तो हाँ भैया हमने वेलोसिटी निकाल ली है। मैं थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखना। मेरे पास वेलोसिटी कितनी आई, मेरे पास वेलोसिटी आई 3t² माइनस 12t माइनस का 15। एक्सेलरेशन मुझे पता है होता है dv/dt, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 60 माइनस का 12। तो बोल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, मतलब कब, एक्सेलरेशन कितना है कब, जब इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कब 0 हुई है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो मुझे इस एक्सेलरेशन में एट t इज इक्वल टू 5 डाल देना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस का 12, 6 पंजे 30 माइनस 12, तो आंसर हो गया आपके पास 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले उसने अपने को पोजीशन दे दी इन द टर्म्स ऑफ टाइम, उससे उसने पूछा कि वेलोसिटी कब 0 होगी, वेलोसिटी मैंने डिफरेंशिएट करके निकाल ली, 0 कर ली। 5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है, नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता है, तो वो मैंने हटा दिया। उस पर्टिकुलर टाइम पर उसने इसकी पोजीशन पूछी, मैंने पोजीशन निकाल दी x में t की वैल्यू 5 डाल के। उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा, इनिशियल पोजीशन पता करी मैंने, इनिशियल पोजीशन 40 है, फाइनल पोजीशन -60 है, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और फिर एक्सेलरेशन पूछा है, तो मैंने वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया, और उसमें t की वैल्यू को मैंने 5 सेकंड डाल दिया। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टेब्लिश s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फ्रॉम द vt ग्राफ और अ यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। भाई साहब ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक वीटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको ना तुम्हें जल्दी में बता देता हूँ, जल्दी में मतलब फटाफट कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं। तो आप वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा है, एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है मैंने मान लिया। इस घटना को घटने में जो इसको टाइम लगा t इज इक्वल टू 0 है और ये t इज इक्वल टू t है, तो ये t इज इक्वल टू t टाइम में इसकी स्पीड u से v हो गई, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। तो vt ग्राफ का स्लोप ऑफ vt ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। बहुत अच्छे, तो इसलिए इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज v माइनस यू, क्योंकि ये तो टोटल v है, यहां से यहां तक इनिशियल u है, तो ये v माइनस यू बच गया। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इज t, क्योंकि मैंने टाइम t टाइम में ऐसा अज्यूम किया है,
तो इस पर्टिकुलर लाइन का अगर आप स्लोप निकालेंगे दैट इज टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, तो वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो एक रिलेशन तो आ गया। अगर कभी कोई पूछे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से ड्राइव होता है, तो वो यहाँ से ड्राइव हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर कोई डेरिवेशन पूछे तो ये वाला डेरिवेशन भी यहीं से होता है। तो खैर ये तो एक चीज़ मुझे पता चल गई, इसको मैंने पहली इक्वेशन नाम दे दिया, ये एक्स्ट्रा डेरिवेशन हो गया आपका। इसमें जो पार्ट कह रहा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भाई सॉल्व करके हमको दे दो। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, तो मुझे इसका एरिया लिखना है। तो एरिया अंडर द कर्व, भाई एरिया लिखा कौन सा जाए, तो ये एरिया लिखना है लाला ये वाला, देखो दिख गया शेडेड पोर्शन, ये एरिया लिखना है। ये एरिया दो एरिया से मिलके बनाए, जहां पर एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, और एक दूसरा ये मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों मिलके अपन को ये एरिया लिखना है। तो एक तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया प्लस एक हो गया आपके ट्रायंगल का एरिया, ये मिला के ऐसे। तो रेक्टेंगल के एरिया लिख लेते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है u, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है t, तो रेक्टेंगल का तो एरिया हो गया ut। ट्रायंगल का एरिया लिखा जाए तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा मेरे पास हाफ, बेस मेरे पास t है, और हाइट की वैल्यू है मेरे पास v माइनस यू, तो ये s के बराबर हो गया। ठीक है, v माइनस यू आप यहां से देखिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, या इसका नाम इक्वेशन 1 इसकी बजाय इसको रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो v माइनस यू आपने यहां पर ए टी के बराबर ड्राइव कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपके लिए ए टी इज इक्वल टू एस। तो s की वैल्यू पता चल गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से ड्राइव हो जाएगा। जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तो जो भी बात मैंने शब्दों में बोली है ना, वो आपको कॉपी में लिख देनी है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u मानी है, फाइनल वेलोसिटी v मानी है, इसका एक्सेलरेशन a अज्यूम किया है जो कांस्टेंट है, इसका v से u होने में टाइम t लगा है। ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिख देनी है। बाकी जो अपना मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आपको दिख रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। भाई इसको कन्वर्ट कर लो तुरंत। तो 36 इंटू 5/18, तो ये हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड से एक कार जा रही है। रंग बदल लेते हैं आप। अप्रोच इज कहाँ गया, कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। टू कार्स, ये कार ए है, थोड़ा कार की तरह ही बना देते हैं, कार्टून वाली कार बन गई, पहिए बहुत छोटे छोटे। इस कार का नाम है कार ए। कार ए जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। पहली लाइन खत्म, चित्र में बदल गई। टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54, तो 54 को कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको दो कारों ने अप्रोच किया, दो साइड से किया है अपोजिट डायरेक्शन में। कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच, तो ये इधर आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। बहुत अच्छे। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इसका नाम बी रख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी और ए बी इज इक्वल टू बी सी। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ, तो ए बी और ए सी बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं भाई। ये डिस्टेंस एस मान लो तो ये भी एस हो गई। ये पर्टिकुलर इनिशियल सिनेरियो उसने दे दिया, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को मैंने पढ़ के मैंने एक चित्र बना दिया, अभी तक सॉल्व नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैंने पूरे बड़े से क्वेश्चन को चित्र में कन्वर्ट कर लिया। फिगर में कन्वर्ट होने के बाद मैंने डेटा यहाँ पे मार्क करता जा रहा हूँ। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, तो ये वैल्यू हो गई 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर हो गई मेरे लिए। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। बी ने सोचा कि भाई मुझे इस ए को ओवरटेक करना है, तो बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 1 किलोमीटर।
बी की वेलोसिटी कितनी है 15, ए की वेलोसिटी कितनी है 10। अगर दुनिया में कुछ ना हो तो भी बी ए को ओवरटेक कर जाएगा, क्योंकि पीछे वाली कार की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले कार की स्पीड कम है। लेकिन समस्या यह है कि वो ये कह रहा है कि बिफोर सी डज, जब सी ए को मिले उससे पहले बी को ओवरटेक कराना है। वैसे तो ओवरटेक कर ही जाएगा, लेकिन वो कब कह रहा है कि ये सी ए से नहीं मिलना चाहिए, सी ए से मिले उससे पहले बी ओवरटेक कर जाए। इसको फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे कि जितनी देर में सी ए से मिला वो टाइम होगा कुछ, मान लो जो भी टाइम आए, ये जितनी देर में ए और सी आपस में मिल रहे हैं उतनी देर में बी ओवरटेक कर जाए ए को। तो मैंने टाइम कंस्ट्रेंट डाल दिया। टाइम कंस्ट्रेंट डालने से क्वेश्चन में क्या हुआ, इस तरीके से मैंने वो टाइम निकाला, टाइम इन विच ए एंड सी विल मीट। वो टाइम पता कर लिया जिसमें ए और सी मीट करेंगे। ए और सी जब मीट करेंगे तो अपन को ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हैं वो ऐड हो जाएंगी, ये बात आपको पता है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव में इधर उधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो रिलेटिव एस रिलेटिव मेरे पास है 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो बोल दूंगा 10 + 15, तो ये मेरे पास 25 हो गया, तो ये हो गया 40 सेकेंड। भाई साहब मुझे पता चल गया कि ए और सी 40 सेकेंड में एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगर ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं करना चाहते तो भैया इस बी को इस 40 सेकेंड में इस ए से आगे निकल जाना चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि बी और ए को कितनी देर में मिलाना है, 40 सेकेंड में। तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसको भी कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे लिए इतना बचा कि एक कार बी है, एक कार ए है, बी 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ए 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैंने इसका फोटो खींचा, इनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर दैट इज 1 किलोमीटर है, और इसको पार करने में इन्हें 40 सेकंड में पार कराना है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना रखूं, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन को पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व लगाना है अपने को, रिलेटिव के लिए। तो रिलेटिव के लिए लगा देंगे, रंग बदल के हरा कर देते हैं लास्ट पार्ट के लिए। तो टोटल डिस्टेंस जो मुझे कवर करनी है बी टू ए, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं बी और ए के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है दैट इज 1000 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए तो इसकी 15 है, इसकी 10 है, तो आपको रिलेटिव लिखनी है। तो रिलेटिव सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज 15 - 10 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है 40, तो अपन वो भी डाल देंगे, टी की वैल्यू 40। और अगर आप इसको लिखने में अगर थोड़े कंफर्टेबल ना हो तो उसका भी इलाज है, आप यहाँ पर एस रिलेटिव लिखिए, इसको यू रिलेटिव लिखिए, इसको ए रिलेटिव लिखिए, क्योंकि टाइम तो रिलेटिव हो नहीं सकता है। और अब आप देखेंगे यू रिलेटिव लिखेंगे तो सेम डायरेक्शन में जो है यू रिलेटिव लिखने में वेलोसिटी घट जाएंगी। ये बात आपको स्कूल में पढ़ रखी होगी आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा। प्लस हाफ ए रिलेटिव की बात करी जाए, वही तो निकालना है। देखो इसका तो एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है इसका है, तो a - 0, तो ए रिलेटिव ए ही रहेगा। तो ये ए रिलेटिव को चाहो तो आप ए ही लिख दो, तो भी कुछ भी गलत नहीं है। इंटू टी स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ए, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 5 चौके 20 मतलब 200 प्लस हाफ ए इंटू 40 इसको ऐसा लिख लो, तो 2 से इसको काट पीट देंगे तो अपने पास 20 बच जाएगा, और 1000 में से 200 जाएंगे तो 800 बचेगा। तो ये हो जाएगा 800, और इधर बचेगा 40 इंटू 20 इंटू ए। तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, डिचक्याओं 4 दूनी 8, तो आंसर बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, मतलब इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड करने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने से ये 40 सेकेंड में बी ए को ओवरटेक कर जाएगा। इससे कोई भी कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, अच्छे से देखना। अगर नहीं समझ में आया हो वापस से रिवाइंड करके देख लो। आगे देखते हैं।
ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। भाई साहब, इसने कहा ग्राफ से मत करो, इसने कहा कि आप बताओ वो वाले से, इंटीग्रेशन से। हमने कहा आसान है, कर देंगे। एक्सेलरेशन हमें पता है होता है v dv बाई डी एक्स या v dv बाई डी एस। बहुत अच्छी बात है, इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v dv इंटीग्रेट कर देंगे, t इज इक्वल टू, या जब इसकी स्पीड इनिशियल u है तब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब स्पीड v है तब इसका डिस्प्लेसमेंट s है। a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ds का ही होगा, और ये v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2 v के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लोअर लिमिट s अपर लिमिट, नहीं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू डाल देंगे तो a इंटू एस माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, रीअरेंज कर देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस तरीके से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों ने देखा मैंने कैसे खटाखट कर दिया। इसका रीज़न पता है क्या है? इंटीग्रेशन तुम सीखो, इंटीग्रेशन याद करो, नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब, एक बॉल को ऊपर ही फेंक दिया, और वही भयानक वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न? है क्या घटिया क्वेश्चन है, कितनी देर के बाद नीचे आएगी? तो ये तो बच्चों ने याद ही कर रखा है। ऊपर जाने का टाइम t, नीचे जाने का टाइम t, फाइनल वेलोसिटी 0। तो मैं इस a से लेके b से लेके c, तो मैं सिर्फ a टू b की बात कर लेता हूँ। g की वैल्यू 10 लेनी है, मजे की बात ही है। a टू b के लिए अगर बात करूंगा तो लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 100, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू टी, तो t की वैल्यू हो गई 100 अपॉन 10, मतलब 10 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना हो गया t फ्रॉम a टू c? तो ये हो जाएगा ऊपर जाने का t, नीचे आने का t, दैट इज 10 प्लस 10, तो आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। एकदम आसान क्वेश्चन, इससे घटिया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, जहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का क्वेश्चन बन जाए हमारे लिए। ये निपटा दिया अपन ने। कहा ये इतने पूछा है क्या? आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न? नहीं भाई, और भी पूछा है। ड्रॉ द वीटी ग्राफ फॉर द बॉल एंड फाइंड फ्रॉम द ग्राफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। भाई साहब, वीटी ग्राफ बनाना है, आओ वीटी ग्राफ बना दें। इसमें तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, और है बहुत आसान। अभी देखना, आप लोग 1 मिनट में सीख जाएंगे। ये बार बार आपका फोकस तो नहीं जा रहा है इसका कैमरे का? वेयर इज द रिमोट? ये गया मित्र, चलो हाँ अब नहीं जाएगा। तो अपन ने एक काम किया कि कहाँ गया, ड्रॉ वीटी ग्राफ फ्रॉम द बॉल एंड फाइंड फ्रॉम द ग्राफ मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट इस बॉल ने कितनी अटेन करी है ये आप ग्राफ से पता कीजिए। तो आओ वीटी ग्राफ बनाए। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 100 है, और एक टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप 10 होना चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि ए से लेके बी तक वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन बी से लेके सी तक वेलोसिटी नीचे है, तो अब वेलोसिटी नीचे हो जाएगी। तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर आप ड्रॉ करेंगे विद ए नेगेटिव, तो वो यही ड्रॉ होगी, मतलब v इज इक्वल टू यू, ए की जगह माइनस जी टी, दैट इज y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, स्लोप नेगेटिव सी पॉजिटिव, ये बन गई लाइन, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 100, और 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई आपकी। नीचे भी आपको 10 सेकंड और आना है, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। और जब आप वापस लौट के आएंगे तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर की तरफ थी उतनी वेलोसिटी यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो -100 नीचे की तरफ हो गया। बन गया वीटी ग्राफ। अब इस वीटी ग्राफ से कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कर दो। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है ना, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर अचीव हुआ है पहले ये सोचना है। तो मैक्सिमम हाइट आपका जो अचीव हुआ है वो 10 सेकंड पे हुआ है बी तक, क्योंकि 10 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट इसकी आ गई है।
उसके बाद तो वापस लौट के आया है। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए मुझे 10 सेकंड लगे, तो मुझे सिर्फ 10 सेकंड तक का ही एरिया चाहिए इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो ऊपर जाने का जो हाइट है, अगर ऊपर जाने का हाइट अगर देखा जाए तो ऊपर जाने का हाइट h है, नीचे जाने का अगर हाइट देखा जाए तो नीचे जाने का भी हाइट h है। तो ऊपर जाने का हाइट h अगर निकालना है तो ये h हो जाएगा, और जो नीचे आया वो h ये है। आप गलती मत कर देना, डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन जब डिस्टेंस पूछी जाए तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। खैर, उसने हमसे पूछ रखा है कि आप हमें मैक्सिमम हाइट बता दीजिए। तो मैक्सिमम हाइट हमें 10 सेकंड तक की बात कर लेनी है, तो अप टू 10 सेकंड। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा हाफ, बेस इज 10, हाइट इज 100, तो आंसर हो जाएगा 500 मीटर। तो ये 500 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट पता चल गई। एच पता चल गया अपने को, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकंड, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट में इसने गेम खेल दिया। सेकंड पार्ट में इसने बोला कि ना ना तुम हमें 20 तक बताओ ही मत, तुम हमें बताओ 15 सेकंड पे क्या हो रहा है, इस पे बताओ 15 सेकंड पे। तो हमने कहा हम ये भी बता देंगे तुमको 15 सेकंड पे क्या हो रहा है। क्या हम 15 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आसानी से पता कर सकते हैं। 15 सेकंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये खैर मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, इसमें बस मैं वैल्यू डाल, मुझे v पता करना है। u की वैल्यू प्लस का 100 है, g की वैल्यू 10 है, मैंने माइनस ऑलरेडी लगा रखा था तो बस मैग्नीट्यूड रख दिया, और टाइम की वैल्यू मैंने डाल दी इसमें 15। तो v मेरे पास आ गया एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तो v आ गया मेरे पास माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड, जो कि आना ही चाहिए था क्योंकि निगेटिव है। तो क्या माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे, मुझे अब स्पीड पता चल गई। उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि क्वेश्चन को ना आप भाई ग्राफ से ही करो। तो बोला इस वक्त इसकी हाइट क्या है, तो मैंने कहा इसकी हाइट ही तो पता करनी है ना तुमको। तुम एक काम करो, ए से लेके बी तक की हाइट h है, मतलब यहां तुम ए से चले बी पे पहुंच गए, इस तरीके से सोच सकते हैं। एक मिनट, 0 से चले 10 सेकंड तक, ऊपर जाने की हाइट पता चल गई। जब 15 सेकंड हुआ होगा तब आप यहां पर कहीं होंगे t इज इक्वल टू 15 पे, और t इज इक्वल टू 20 पे वापस लौट के यहीं पर आ गए होंगे। t इज इक्वल टू 0 पर यहां थे और t इज इक्वल टू 10 पर यहां आ गए। तो मैं h, तो मैं अगर ऊपर की हाइट निकाल लूं ये वाली, और इस हाइट में 10 से लेके 15 सेकंड के बीच की, और इस हाइट में से h में से ये वाली हाइट घटा दूं, तो मुझे जमीन से हाइट पता चल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल लेता हूं। ये वाइट वाला एरिया अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इस टोटल h में से ये वाइट वाली हाइट हटा दूंगा, मेरे पास टोटल जमीन से इस वक्त क्या हाइट होगी पता चल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। रंग क्या ले लें, रंग तो सारे हो ही गए, ये ले लेते हैं, ये अच्छा लगता है। तो इसका जो एरिया है 10 से लेके 15 तक, बेस इसका ये 5 है, और ये इसकी हाइट ये 50 है। ये अपन ने 50 निकाल ली, ये 5 है, तो मैं अगले पेज पर कर देता हूँ। तो आप लोगों ने जो एरिया निकालोगे, एरिया बिटवीन t इज इक्वल टू 10 टू t इज इक्वल टू 15, ये एरिया हो जाएगा, स्मॉल h नाम दे देता हूँ, हाफ, बेस आपने 5 है और हाइट आपकी 50 है, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 मीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई 125 मीटर। तो ऊपर से 125 मीटर है ये वाली हाइट, इसका नाम, पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी। आपको चाहिए सी से लेके डी तक की दूरी, तो आप टोटल बीसी में से ये सीडी डिस्टेंस, बीसी में से ये बीडी डिस्टेंस घटा देंगे, तो बीसी माइनस बीडी। तो जो हाइट है ऐसे समझ लो, यहाँ पे बता देते हैं ना, ये था बी, ये था डी, ये था सी, ये मैंने निकाल ली 125 मीटर, टोटल थी 500 मीटर। तो मुझे जो चाहिए वो यही तो डिस्टेंस चाहिए, द सी डी डिस्टेंस जो लास्ट पार्ट में उसने पूछी है वो आ जाएगी मेरे पास, टोटल डिस्टेंस बी सी माइनस बी डी
BC की वैल्यू मेरे पास है 500 जो कि H है, BD मैंने निकाल लिया 125, तो आंसर आ गया मेरे पास 375 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे युक्ति से मुक्ति होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व 1 एंड 2, व्हाट कंक्लूजन्स यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद उसने बोला है कि इन ग्राफ को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, साफ साफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से जो पहला कंक्लूजन मैं लिख सकता हूं कि भाई इनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। पहला कंक्लूजन तो डन हो गया कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत अच्छे। अच्छा, अब बात करते हैं इनके स्लोप की। तो यहां पर देखो ये और यहां पर देखो ये, किसका स्लोप ज्यादा है। तो मुझे दिख रहा है कि दिस θ2 एंड दिस इज θ1। तो दूसरा कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूं कि सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। इसका मतलब जो xt ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। तो कांस्टेंट है दोनों की वेलोसिटी, और 2 की वेलोसिटी ज्यादा है, 1 की वेलोसिटी कम है। ये कंक्लूजन हम इस फिगर को देख के निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है कि ग्राफ देख के बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम कितना ग्राफ पढ़ लेते हो। तो पहला इसलिए पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, दूसरा ये पढ़ लिया कि इसका स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, बात खत्म। आगे देखते हैं। The displacement x of a particle moving in one dimension under the action of constant forces related by the time by the equation। ठीक है भाई, बाकी सब कचरा पट्टी है। मुझे पता चला कि टाइम पोजीशन में रिलेशन दे रखा है इसने मुझे, मैंने कहा ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी पता करनी है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन को देख के समझ जाना कि ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए है, ये सरप्राइज है उल्लू बनाने के लिए। कैसे? यहां पर आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया जाए। तो रीअरेंज करके, क्योंकि हमने तो सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एक तरफ x है दूसरी तरफ t के फंक्शन है, उसी तरीके से सोचना है। तो एक तरफ x एक तरफ t के फंक्शन, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो t-3 का स्क्वायर और इधर हो गया √x का स्क्वायर, दैट इज t² + 9 - 6t इज इक्वल टू x। अब आ गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसा हम बचपन में पढ़ा करते थे, दैट इज x इज इक्वल टू t² - 6t + 9। अब भाई साहब इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, तो v इज इक्वल टू होता है dx/dt, दैट इज 2t - 6। अब एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसने वेलोसिटी चाहिए, t की वैल्यू 3 डाल दो, तो 2 × 3 - 6 मतलब 0, सिंपल। फिर दूसरा कहाँ चाहिए, t इज इक्वल टू 6 पे चाहिए, तो वो भी निकाल देते हैं, दैट इज 2 × 6 - 6, तो ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। यह पहले का आंसर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का आंसर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना इज नॉट अ ट्रिक। ट्रिक ये है कि ये देख के आपको समझ में आए कि इसको हमको अपनी डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये दे देता तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उल्लू बनाने के लिए ऐसे दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े गौर से देखा जाए। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।